नमस्कार, आप देख रहे हैं प्रदेश का नंबर 1 और सबसे भरोसेमंद न्यूज चैनल इंडिया न्यूज हरियाणा और मैं हूं आपके साथ आयुष चतुरांश। देश और प्रदेश में कोरोना की दूसरी लहर का कहर भले ही थम गया हो, लेकिन खतरा अभी भी टला नहीं है। अगस्त और सितंबर के बीच में तीसरी लहर की चेतावनी है। बावजूद इसके लॉकडाउन में छूट मिलते ही लोग बेपरवाह हो गए हैं और एक दो नहीं, लगभग हर जिले से लापरवाही की तस्वीरें सामने आई हैं। शहर के बाजार हों या फिर मंडी हो, जनता सोशल डिस्टेंसिंग को भूल रही है। लोगों के चेहरे से मास्क गायब है और इतना ही नहीं, पाबंदियां हटते ही लोग अब सैर सपाटे के मूड में पहाड़ी इलाकों का भी रुख कर रहे हैं और वहां पर जमकर कोरोना नियमों की धज्जियां उड़ाई गई हैं। अब जनता की लापरवाही के बीच में यह कहना गलत नहीं होगा कि अगर तीसरी लहर आई तो उसके लिए जनता खुद ही जिम्मेदार होगी। आज बड़ी बहस में हम आपको अलग अलग जिलों का हाल भी दिखाएंगे। बड़ी बहस में खास मेहमानों के साथ हम चर्चा भी करेंगे कि आखिर सबक जनता क्यों नहीं ले रही है। लेकिन उससे पहले पहाड़ से लेकर के मैदान किस तरह से बेहाल हैं, ये दो तस्वीरों से आप देखें। पहली तस्वीर पहाड़ की हम आपको दिखा रहे हैं। ये उत्तराखंड के मसूरी के कैंपटी फॉल के तस्वीरें हैं, जहां आप देख सकते हैं कि कैसे भारी संख्या में पर्यटक पहुंचे हैं। किसी के चेहरे पर न तो यहाँ पे मास्क है और सोशल डिस्टेंसिंग के तो क्या कहने हैं। मैदानी इलाकों का भी हाल देख लें। हरियाणा की ही एक तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं बाजार की। आप देखिए, लॉकडाउन के बाद जैसे ही चीजें अनलॉक हुई हैं, लोग कैसे सोशल डिस्टेंसिंग को भूल गए हैं। लोगों के चेहरे पर मास्क नहीं है, बाजारों का हाल बेहाल है और लोग खुलेआम ऐसे घूम रहे हैं मानो कि कोरोना अब रहा ही ना हो। और तीसरी लहर की जो दस्तक है, उसकी ओर कहीं ना कहीं इशारा यह है कि अगर ऐसी ही लापरवाही रही तो फिर तीसरी लहर को आने में भी देर नहीं होगी। और स्थितियां किस प्रकार की रही दूसरी लहर के अंदर, वो किसी से छिपा नहीं। तो आज बड़ी बहस में हम आपको सबसे पहले दिल्ली से सटे हुए जिलों का हाल दिखाते हैं। यहां पर आप देखें कि लोग कोरोना के नियमों का कितना पालन कर रहे हैं। गुरुग्राम से हमारे सहयोगी दीपक शर्मा की ये रिपोर्ट देखिए। हरियाणा सरकार द्वारा प्रदेश के अंदर एक सप्ताह के लिए लॉकडाउन यानी कि महामारी अलर्ट सुरक्षित हरियाणा को जो है बढ़ा दिया गया और सरकार का महामारी अलर्ट सुरक्षित हरियाणा इस मुहिम को एक सप्ताह यानी 19 तारीख तक आगे बढ़ाने का मुख्य उद्देश्य भी है कि लोग सीधे तौर से बाहर ना निकलें। कुछ छूट जरूर इसमें दी गई हैं, लेकिन इसमें कई शर्तें भी साथ में रखी गई हैं। अगर हम बात करें, इसका सबसे बड़ा उद्देश्य सरकार का कहना है कि क्योंकि तीसरी वेव का खतरा कहीं ना कहीं मंडरा रहा है, लेकिन उसको देखते सरकार का कहना है कि लोगों पर जागरूकता रहे। इसी को लेकर के इन्हीं तमाम बातों को ध्यान में रखते हुए सरकार का उद्देश्य है कि लोगों के अंदर एक इसको लेकर चिंता रहे और लोग सीधे तौर से बाहर ना निकले। लेकिन उसके बावजूद आपको हालात दिखाना चाहेंगे कि जगह जगह बिना मास्क के आपको लोग नजर आएंगे। इस वक्त हम गुरुग्राम के सदर बाजार इलाके में हैं। हालांकि अगर हम बात करें, गर्मी का मौसम जरूर रहता है, तापमान में भी कहीं ना कहीं बदलाव इसको देखा जाता है, लेकिन उसके बावजूद लोग बिना मास्क के गुरुग्राम के अंदर यहाँ खुले में घूमते हुए आपको नजर आएंगे। जगह जगह कहीं ना कहीं नियमों की अवहेलना यहाँ पर नजर आएगी। गुरुग्राम की अगर हम बात करें तो गुरुग्राम एक ऐसा क्षेत्र रहा जहाँ सबसे ज़्यादा मामले जो हैं वो कोरोना के यहाँ पर रहे थे। हालांकि समय के साथ साथ सरकार की सख्ताई, प्रशासन की सख्ताई और लोगों की कुछ जागरूकता के कारण इस मामलों में काफ़ी कमी आई। बावजूद इसके अधिकतर जो लोग हैं वो नियमों की अनदेखी करते नजर आते हैं। जगह जगह बिना मास्क के लोग आपको नजर आएंगे। बाजार के अंदर की अगर बात की जाए तो बड़ी संख्या में भीड़ जो है वो आपको यहाँ पर नजर आएगी। अगर बात की जाए तो दो आप लोगों को देखेंगे कि बिना यहाँ पर मास्क के आपको लोग जो हैं वो नजर आएंगे, पूरी तरीके से अनदेखी करते हुए। कुछ लोगों से बात करेंगे, बिना मास्क के घूम रहे हैं आप, क्या कारण है? बात कर लो, एक मिनट बात कर लो। हेलो, आप देख सकते हैं कि इस तरीके से बिना मास्क के लोग यहाँ घूम रहे हैं। कहीं ना कहीं नियमों की अनदेखी है लोगों के अंदर। हालांकि सरकार बार बार लोगों को इसको लेकर के सरकारी तौर से बयान किए जा रहे हैं कि लोग ध्यान रखें, सुरक्षा नियमों का ध्यान रखा जाए। प्रशासन के द्वारा भी सख्ताई की बात की जा रही है कि चालान काटे जा रहे हैं, लेकिन बावजूद उसके लोग जो हैं नियमों की अनदेखी कर रहे हैं। बाकायदा सरकार की तरफ से बार बार कड़े निर्देश भी दिए गए हैं, लेकिन लोगों के द्वारा अनदेखी जो है वो यहाँ पर बाजार के अंदर जगह जगह पर शहर के अंदर की जा रही है। और ऐसी ही भीड़ जगह जगह देखी जा सकती है जहाँ सोशल डिस्टेंसिंग का भी अक्सर ध्यान नहीं रखा जाता है। ये कहीं ना कहीं एक बड़ा चिंता का विषय भी है। ये गुरुग्राम के सदर बाजार के हालात और ऐसे ही हालात, चाहे हम गुरुग्राम के MG रोड की बात करें, बस स्टैंड की बात करें, रेलवे स्टेशन की बात करें, तमाम जगहों पर कुछ इसी तरीके के हालात नजर आते हैं। जहाँ जिस गुरुग्राम में सबसे ज़्यादा मामले रहे, वहीं आज नियमों की अनदेखी खुलेआम देखी जाती है। बिना मास्क के लोग भीड़ भाड़ वाले इलाकों में
नजर आते हैं। हालांकि प्रशासन के बाहर भी वही दावे हैं कि सख्ताई की जा रही है, जबकि वास्तविकता अलग है। जब हम यहाँ पहुंचे तो लोग कैमरे के डर से अपने चेहरों पर मास्क लगाने लगे। तो ऐसी तस्वीरें भी आपने देखी। तो कहीं ना कहीं ऐसे में इसमें सबसे ज़्यादा ज़रूरत है लोगों की जागरूकता की, क्योंकि सावधानी में ही सुरक्षा है, ये बार बार सरकार भी कह रही है। और इंडिया न्यूज़ की भी अपील तमाम लोगों से है कि सावधानी बरतें, सुरक्षित तभी रहेंगे, मास्क का उपयोग करें, सोशल डिस्टेंसिंग का ध्यान रखें, तभी इस कोरोना की जो तीसरी वेव है उसको आने से रोका जा सकता है। गुरुग्राम से कैमरामैन गीतम के साथ दीपक शर्मा, इंडिया न्यूज़। तो चलिए, दिल्ली से सटे गुरुग्राम का हाल तो आपने देख लिया, लेकिन फरीदाबाद में भी कोविड गाइडलाइंस की धज्जियां लगातार उड़ रही हैं। यहां पर भी हमारे संवाददाता देवेंद्र कौशिक ने जायजा लिया है, ये रिपोर्ट देखिए। हरियाणा सरकार की तरफ से कोरोना गाइडलाइन को एक हफ्ते के लिए और बढ़ा दिया गया है कुछ छूट के साथ में, लेकिन जिस तरह से बाजारों में लोगों की भीड़ उमड़ रही है, कहीं ना कहीं कोरोना की जिस तरह से अंदेशा जताया जा रहा है कि थर्ड वेव आने वाली है, तो ऐसे में लोगों की लापरवाही कहीं थर्ड वेव को लाने में सहायक ना हो। हम सेक्टर 10 की मार्केट में खड़े हैं और आपको दिखा देते हैं कि किस तरह से, देखिए आप साफ तौर से देख सकते हैं कि बिना मास्क के कुछ लोग अभी भी दिखाई दे जाएंगे। अगर मैं सड़क पर आपको दिखाऊँ दूसरी तरफ तो आप देख सकते हैं कि कई लोग अभी भी लापरवाही यहाँ बरत रहे हैं और इसी वजह से लगातार कोशिशें ये हैं सरकार की तरफ से, हेल्थ डिपार्टमेंट की तरफ से कि लापरवाही ना बरती जाए। तीसरी वेव कभी भी आ सकती है और आप साफ तौर से बाइक पर देखिए, ये देख सकते हैं आप साफ तौर से कि किस तरह से लोग लापरवाही कर रहे हैं। अगर मैं दूसरी तरफ आपको लेकर चलूँ तो वहाँ भी आपको दिखाने की कोशिश करूँगा कि किस तरह से लोग लापरवाही बरत रहे हैं और बिना मास्क के आप देख सकते हैं ना कोई फिजिकल डिस्टेंसिंग है और ना ही मास्क लगा रहे हैं। तो ऐसे में आप समझ सकते हैं कि किस तरह से लोगों की लापरवाही कहीं ना कहीं आम जीवन पर भारी पड़ती हुई दिखाई देगी। इस सेकंड वेव हम देख चुके हैं, सेकंड वेव में जिस तरह हालात बने थे, इसी तरह से आप देखते हैं यहाँ देखिए जिस तरह से अब अगर फलों की ये दुकान है कि यहाँ आप साफ तौर से, क्योंकि लगातार लोग यहाँ पहुँचते हैं, ग्राहक पहुँचते हैं, लेकिन मास्क नहीं लगा रहे हैं दुकानदार खुद, जबकि सख्ती बरती जा रही है। प्रशासन की तरफ से कोशिश यही है कि भाई मास्क लगा के रहें, लेकिन मास्क नहीं लगा रहे हैं। आखिर वजह क्या है, इनसे भी पूछ लेते हैं। मास्क नहीं लगाया है आपने? है जी, मास्क गले में पड़ा है। गले में पड़ा है, मास्क क्यों नहीं लगाया है? गर्मी पड़ आपको पता है कि कोरोना की थर्ड वेव आने की आशंका और सरकार की तरफ से हिदायत है कि मास्क लगा के रखना। गर्मी पड़ रही है बहुत, तो लगाएंगे नहीं फिर? अब लगाते हैं, गले में पड़ा हुआ है। लगाते हैं, गले में पड़ा हुआ है, यानी कि मास्क को लेकर लापरवाही कहीं ना कहीं से साफ तौर से देखी जा सकती है। और यही वजह है और यही अंदेशा इस बात को लेकर है कि थर्ड वेव यदि आती है तो ऐसे में यही कोरोना वाहक होंगे जो लोगों के बीच में कोरोना फैलने की आशंका जिसको बताया जा रहा है। फरीदाबाद से देवेंद्र कौशिक, इंडिया न्यूज़। तो फरीदाबाद और गुरुग्राम की लापरवाही की तस्वीरें हमने आपको इसलिए दिखाई ताकि आप अंदाजा लगा लें कि कमोबेश जो स्थिति है वो उस समय पूरे प्रदेश के अंदर कैसी है। लोग लापरवाह होते हुए साफ तौर पर दिख रहे हैं और 22 के 22 जिले सब जगह से इसी तरह की तस्वीरें और यही एक्सक्यूज जो अभी आप सुन रहे थे। आज की बड़ी बहस में आगे बढ़ें उससे पहले आज के अहम सवाल, उस पर भी एक नजर डालते हैं। सवाल आज की बड़ी बहस का पहला यही है कि तीसरी लहर की चेतावनी है तो फिर ये लापरवाही आखिर लोग क्यों बरत रहे हैं और क्यों उससे समझना या उससे कोई सबक लेने को तैयार नहीं है। सवाल दूसरा ये है कि दूसरी लहर से हमने काफी सबक क्या लिया है। पाबंदियां हटते ही लोग नियम क्यों भूल रहे हैं, सवाल इसके साथ ये भी बड़ा महत्वपूर्ण है। और सवाल इस बात का भी है कि क्या सरकार और प्रशासन की सख्ती का इंतजार एक बार फिर से लोग कर रहे हैं, क्योंकि जिस तरह की स्थितियां हैं या फिर जिस तरह से लोग अभी आप सुन रहे थे कि कैमरे पर बोल रहे हैं या फिर हमारे सहयोगी की जो ग्राउंड रिपोर्ट आप देख रहे थे, लोगों की तरफ से जो एक्सक्यूज दिए जा रहे हैं ये इस बात की तस्दीक कर रहे हैं कि लोग अभी भी जानते समझते हुए भी गंभीरता से सारे कोविड के नियम को लेने के लिए तैयार नहीं हैं। तो आज इन्हीं सवालों के साथ आज की बड़ी बहस की शुरुआत करते हैं। तमाम मेहमान मेरे साथ जुड़ गए हैं, पहले उनका परिचय मैं आपके साथ करवा देता हूं। सत्यव्रत शास्त्री जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, प्रवक्ता हैं भारतीय जनता पार्टी के। सत्यव्रत शास्त्री जी बहुत स्वागत है आपका। संजीव भारद्वाज जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, प्रवक्ता हैं कांग्रेस पार्टी के। संजीव भारद्वाज जी आपका भी बहुत स्वागत। संदीप गोयत हमारे साथ जुड़ रहे हैं, प्रवक्ता हैं इंडियन नेशनल लोकदल के। संदीप गोयत जी आपका भी स्वागत। और डॉक्टर सुनील हमारे साथ जुड़ रहे हैं जो कि पीएमओ हैं यमुनानगर के। डॉक्टर सुनील जी आपका भी बहुत स्वागत है। सत्यव्रत शास्त्री जी, सबसे पहले चर्चा की शुरुआत में आपसे ही करना चाहूंगा। ये तस्वीरें आपने देखी होंगी, हालांकि गुरुग्राम और फरीदाबाद की एक रिपोर्ट हमने दिखाई अपने दर्शकों के लिए भी ताकि लोग देखें और समझें। पूरे हरियाणा के अंदर जब हम लोग देखते हैं जहां जहां भी हमारे रिपोर्टर्स पहुंच रहे हैं, लोग इसी तरह के एक्सक्यूज देते हैं, समझने के लिए तैयार नहीं है। खतरा अभी टला नहीं है क्योंकि थर्ड वेव को लेकर के प्रेडिक्शंस हैं। कैसे देखा जाए इसको? क्या ये माना जाए कि लोग सिर्फ सख्ती का इंतजार कर रहे हैं और बिना इसके कोई प्लान है क्या आपके पास
कि लोगों को समझाया जा सके या लोग उन कोविड प्रोटोकॉल का पालन करें? ऐसे कैसे हम लोग निपटेंगे थर्ड वेव से? मेरा पहला सवाल है आपसे। आयुष जी, वैसे तो आपकी भी आवाज कटी कटी है, मेरी भी कितनी पहुंचेगी आप बता पाएंगे। मैं आपके इन दोनों रिपोर्टों से बड़ा आप इत्तेफाक रखता हूं और सरकार और माननीय प्रधानमंत्री जी बार बार इस बात का आग्रह करते हैं, स्थानीय लेवल पर भी सब लोग इस बात को सहमत हैं कि थर्ड वेव आने वाली है, थर्ड वेव से बचाव करें। और हमारे पास परिणाम पहले 2 वेव्स का आ चुका है। पहली वेव्स में हमने कितने लोगों को खोया, दूसरी में तो ऐसा लाइन लगा जैसे कोई अनहोनी जैसी घटना हो रही है। कितने लोगों ने कितनी बड़ी छोटे से कालखंड के अंदर कितने लोगों को खोया। लेकिन मुझे लगता है कि जिनके परिवारों से गए वो बड़े सचेत हैं, जहाँ कोई बच गए वो थोड़े आलस्य में है। और जैसे एक्सक्यूज रिपोर्टर्स को दे रहे थे कि गर्मी है, गले में रखा है, सब जेब में भी रखते हैं, कई मुंह पर की बजाय ठोड़ी पर भी रखते हैं। मास्क सबके पास है लेकिन उपयोग करने में आलस्य है। लेकिन इस सारी का समस्या का समाधान केवल और केवल बचाव है। और बचाव के लिए डॉक्टर्स भी, बाकी सब लोग भी इस बात पर आग्रह करते हैं कि दोनों वैक्सीन लगने के बाद भी आप सावधानी से बच नहीं सकते। और ये ऐसा एक बीमारी है जिसको हम अपने केवल और केवल उपाय से बच सकते हैं। दवाई तो अब आ ही गई, उसका प्रयोग हो ही रहा है, लेकिन उसके बावजूद भी हम उसमें भी 80-90% सक्सेस रेट है। फिर भी 10% उसका भी चांस रहता है जिसको वैक्सीन हो गई उससे भी हो सकता है और उसको भी हो सकता है। इसलिए कोरोना के साथ जीने की आदत, कोरोना भी रहेगा, जिंदगी भी रहेगी, इस आभास के साथ। बिल्कुल, लेकिन सत्यव्रत शास्त्री जी, मुझे लग रहा है कि सेकंड वेव के अंदर तो लोगों के जहन में ये बात बैठ चुकी है, क्योंकि हम लोगों ने भी देखा कि कोई शख्स ऐसा नहीं था जिसके पास मास्क ना हो, लेकिन वो उसको लगाना नहीं चाह रहा है या उसके तर्क अपने अपने तरह से जिस तरीके से वो रख रहा था। सवाल इस बात का है कि लोग अगर जानते समझते हुए भी अगर आंख मूंदने जैसी स्थिति में हो या फिर उसको मानने के लिए तैयार ना हो, तो अल्टीमेटली अब आप लोगों को ही इसके ऊपर कोई ना कोई जो सख्त एक्शन है वो लेना होगा। क्या प्रशासन को सख्ती बरतने की आवश्यकता भी आप नहीं देखते हैं? क्योंकि प्रेडिक्शंस तो है और ये लोग अगर संक्रमित होंगे तो सवाल फिर सरकार के ऊपर ही उठेंगे कि व्यवस्थाएं भी नहीं है या हमको ये इस तरीके की सहूलियत नहीं मिली है। जिम्मेदारी आखिर में आकर सरकार के ऊपर टिकती है। क्या सख्ती बढ़ाने की आवश्यकता देखते हैं आप सत्यव्रत जी? बिल्कुल, अब जिस प्रकार की रिपोर्ट्स आ रही हैं और जिस प्रकार से लोगों ने इसको बिल्कुल न्यूट्रलाइज कर दिया, कोई किसी की परवाह ही नहीं कर रहा। चाहे आप डिस्टेंस की बात करें, चाहे मास्क की बात करें, सैनिटाइज की बात करें, किसी भी मुद्दे के ऊपर कोई व्यक्ति गंभीर दिखाई नहीं देता। सार्वजनिक कार्यक्रमों में, सार्वजनिक स्थानों पर, हालांकि व्यक्तिगत आने जाने में भी लोग बड़ा आलस से इस बात को मानते हैं कि मास्क लगाएंगे, सैनिटाइज लगाएंगे। वो जब झटका आता है तो महसूस होता है। लेकिन मैं आपके चैनल के माध्यम से, आपने बहुत समय पर सकारात्मक चर्चा हम सबसे की है और मैं समझता हूँ सारे पैनलिस्ट भी इस बात से सहमत होंगे कि ये कोई राजनीतिक विषय नहीं है, ये कोई प्रतिस्पर्धा का विषय नहीं है, ये समझ का विषय है और इसके सामने किसी की चलती भी नहीं है। हमने पिछले सेकंड वेव में देखा, डॉक्टर्स, हॉस्पिटल, सुविधाएं सब कुछ आता, लेकिन कोई आदमी बच नहीं पाया उससे। और जब इतनी बड़ी संख्या में बीमारी फैलती है तो कोई भी सरकार, कोई भी डॉक्टर, कोई भी व्यवस्था छोटी पड़ जाती है। क्योंकि ये सब सुविधाएं हमसे, घर में मेहमानों की बात करें या आने खाने पीने की बात करें, एक सीमित व्यवस्था होती है, सीमित ही करते हैं। इसलिए सब लोगों को बिना किसी हिचकिचाहट के अभ्यास करना चाहिए। मैं आज 3 घंटे लगा पाया हूं, मैं कल 4 घंटे लगाऊंगा, कल 5 घंटे लगाऊंगा। ऐसे रोज रोज के अभ्यास से हम मास्क और सैनिटाइज लगाने का अभ्यास करेंगे, लगातार करेंगे, तो हमें अनुशासन भी आएगा और इस जो थर्ड वेव की चर्चा है वो बिल्कुल। देखिए सत्यव्रत जी, दोनों चीजों की जरूरत है। एक तो अवेयरनेस जिसको लगातार सरकार के स्तर पे भी चल रहा है, जितना हम लोगों से संभव है अपनी जिम्मेदारी को समझते हुए भी लगातार हम लोग भी अवेयर कर रहे हैं, लेकिन जरूरत इस बात की भी है कि दोनों चीज बैलेंस रहे, तो सख्ती भी होती रहे और लोगों को अवेयर भी करते रहें। संजीव जी, मैं आपके पास आता हूं। ये तस्वीरें आपसे भी छुपी नहीं होंगी और आप भी अगर बाहर निकल रहे होंगे तो देख रहे होंगे आपके आसपास भी लोग इस तरीके से आपसे टकराते जरूर होंगे, जो कि जानते समझते हुए भी अभी भी इसकी गंभीरता को उस तरीके से समझने को तैयार नहीं है। ऐसे में जो बड़ी चुनौती है, या अगर थर्ड वेव की दस्तक हो जाती है तो फिर जिम्मेदारी किसकी होगी और उसको आप कैसे देख पाएंगे और क्या कहना चाहेंगे यहां से आप दर्शकों के लिए भी जो आपको इस समय सुन रहे हैं? भरद्वाज। आयुष जी, ये बात जो मेरे साथी प्रवक्ता शास्त्री जी ने कही
कि ये विषय डिबेट का नहीं है, ये विषय जान माल की रक्षा करने का है। ये इस बात से मैं इनकी इस बात से सहमत हूँ, लेकिन साथ ही साथ जहां हम लोगों के बारे में, अपने प्रदेश के, देश के लोगों के बारे में कहते हैं कि इनको सावधानी बरतनी चाहिए, चाहे वो मास्क लगा के, चाहे वो सोशल डिस्टेंसिंग करके, जो भी नियम डॉक्टर्स ने सुजेस्ट किए हैं करनी चाहिए। पर ये पब्लिक के साथ साथ गवर्नमेंट को भी, जो प्रदेश की गवर्नमेंट है उसको भी अपना जो उनका एक तरह से ड्यूटीज हैं वो भूलनी नहीं चाहिए। आप देखें कि हमारे प्रदेश के अंदर 6.12 मतलब 6% के लगभग अभी वैक्सीनेशन हुआ है। पहली डोज 28.33 के आसपास परसेंटेज में वैक्सीनेशन हुआ है। हमें भी गवर्नमेंट लेवल पे भी लोगों की जान माल की रक्षा करने के लिए, ताकि लोग अपने प्राणों से ना हाथ धोएं, उसके लिए भी हमें ये चाहिए कि हम लोग वैक्सीनेशन की रफ्तार को तेज करें। साथ ही साथ लोगों को एजुकेट भी करें। जितनी मैं ये मानता हूं कि सारा दिन मेरी व्यक्तिगत ये सोच है कि बार बार लॉकडाउन लगाना, हर तरह से हम पीछे जा रहे हैं, इस बात में कोई दो राय नहीं है। लॉकडाउन, फुली लॉकडाउन लगाना कोई इस बात का हमेशा के लिए हल नहीं है। साथ ही साथ गवर्नमेंट लेवल पे जो बात है, वैक्सीनेशन जब तक पूरी तरह से गवर्नमेंट तेजी से लोगों को वैक्सीनेट नहीं करेगी, तब तक ये प्रॉब्लम लोगों के ऊपर, जान माल के ऊपर हावी हुई रहेगी। और लोगों को भी साथ साथ ये रहना चाहिए, लोगों के जहन में भी, कि गवर्नमेंट वैक्सीनेशन करे, लोग भी बचे। ये दोनों तरफ से बात पैरेलल चलनी चाहिए, मेरा अपना और मेरी पार्टी का ये ख्याल है। बिल्कुल। संदीप गोयल जी, एक रिएक्शन आपका भी चाहूंगा इन तस्वीरों को देखते हुए और मौजूदा स्थिति को देखते हुए। आप क्या कह सकते हैं और आखिर इसमें किस तरीके से इन लोगों को समझाया जाए, या जिम्मेदारी और जवाबदेही किसकी बड़ी होती है? संदीप गोयल जी, कैसे देखा जाए इसको? आयुष जी, जिस प्रकार से हमारे हिंदुस्तान का जनसंख्या का एक सबसे बड़ा विषय है, उसमें भीड़ होना एक लाजमी है। दूसरी बात ये कि भीड़ को समझदार होना भी ये चाहिए, और ये भीड़ की भी अपनी एक नैतिक जिम्मेवारी बनती है कि किसी कारण से मजबूरीवश रोटी कमाने के लिए, कपड़ा लाने के लिए बाजार में भी जाना पड़ता है। छोटे दुकानदार भाई हमारे, छोटे व्यापारी हैं, उनको भी अपनी रोजी रोटी कमानी है, क्योंकि पिछले 1.5 साल में कोरोना काल के अंदर सबसे बड़ी भारी मार अगर किसी के ऊपर पड़ी तो छोटे दुकानदारों पे, छोटे व्यापारियों पे और आम मजदूर के ऊपर जो डेली पैसा कमाता था, उसको आज मजबूरी वश बाजार के अंदर जाना पड़ता है, भीड़ भाड़ वाले इलाके में जाना पड़ता है। माननीय सुप्रीम कोर्ट ने भी कई बार कहा हुआ है कि अब तो हमें कोरोना के साथ जीना होगा, तो इस हिसाब से हमें ये तो स्वीकार करना ही होगा कि कोरोना तो हमारे आसपास रहेगा, परंतु हमें सचेत रहकर जो नियम हैं, 2 गज की दूरी, मास्क जरूरी, उस प्रकार के नियमों को मानकर हमें भीड़ में जाना भी पड़े तो मजबूरी व सभी सुविधाओं, सभी एहतियात को बरत कर वो भीड़ में जाएं और उसके बाद अपने आप को इस प्रकार से रखें कि वो कोरोना का प्रसार ना हो। एक वजह और भी है, आप देखिएगा इसके अंदर एक अलर्टनेस होना, अवेयरनेस होना, वैक्सीनेशन मिलना, इस प्रकार के 3-4 ऐसी बातें हैं जो बहुत जरूरी हैं कि पब्लिक को आप एजुकेट करो कि भाई आपको इस प्रकार से वैक्सीनेशन लगवानी चाहिए, क्योंकि मजबूरी है, भीड़ में भी जाना पड़ेगा, दफ्तर में भी जाना पड़ता है, बाजार में कोई चीज लाने के लिए भी आम आदमी को जाना पड़ता है, घर का रसोई का काम चलाने के लिए महिलाओं को भी बाजार में जाना पड़ता है, छोटे बच्चों को भी उनके साथ जाना पड़ता है। तो ये एक मजबूरी है हमारे समाज की, भीड़ तो हमारे आसपास रहेगी, परंतु मैं एक चीज और रखूंगा कि सरकार को भी चाहिए कि प्रबंधन इस प्रकार का हो कि जहाँ भीड़ भाड़ वाले इलाके हैं वहाँ को सैनिटाइज किया जाए, वहाँ इस प्रकार की वैक्सीनेशन वाले स्टॉल लगाए जाएं, ताकि जिन लोगों ने वैक्सीनेशन नहीं करवा रखा तो भीड़ भाड़ वाले इलाके में वो वैक्सीनेशन भी करवा सके। और सरकार की एक सेंट्रल ब्यूरो ऑफ हेल्थ इंस्टीट्यूशन है, उसकी भी एक जिम्मेवारी बनती है कि जहाँ भीड़ भाड़ वाले क्षेत्र होते हैं वहाँ लोगों को एक अवेयर करने के लिए कुछ कैंप लगाए, उनको कंट्रोल कैसे करें, इस प्रकार की उनको भी एहतियात बरतने चाहिए। साथ साथ जो हमारा नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी है
और स्टेट डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी है, इनको भी चाहिए कि पब्लिक को मैक्सिमम से मैक्सिमम अवेयर करें, क्योंकि हम दिन प्रतिदिन देखते हैं कि पिछले दिन इंग्लैंड के अंदर एक टूर्नामेंट हुआ था, उसमें अंदर वो तो बहुत एजुकेटेड लोग माने जाते हैं, यूरोप के, अमेरिका के, वो सारे लोग एक बहुत बड़ी भीड़ के तबके में सेलिब्रेशन कर रहे हैं। देखो, भीड़ होना लाजमी है क्योंकि लोग फ्रस्ट्रेट भी हो चुके हैं घर पे रहकर, परंतु उस भीड़ को चाहिए कि अपने आप को वैक्सीनेट करे और 2 गज की दूरी भी रखे और सभी एहतियात को बरतकर अपने जो रोजमर्रा के कामकाज के जो जरूरत की जो चीजें हैं उनको लाने के लिए निकले, क्योंकि भीड़ हमारे तरफ आयुषी रहेगी। मैनेजमेंट का फेल्योर एक हो सकता है, क्योंकि पीछे भी हमने देखा जो सेकंड वेव आई वो इनएविटेबल थी। आपने पॉलिटिकल रैलीज का हवाला लगा लो, उन्होंने इस प्रकार से धज्जियां उड़ाई, वो एक मैनेजमेंट का फेल्योर था जिसकी वजह से सेकंड वेव आई। अब की बार थर्ड वेव ना आए, मैनेजमेंट इस प्रकार से हो कि लोगों को अगर भीड़ में आना पड़े तो मजबूरी बस ये नहीं कि आप उसको एक धार्मिक मेले में कन्वर्ट कर दें। तो और सरकार को भी चाहिए, आज इसी एक मैं पॉइंट आउट करना चाहूंगा कि जो पर्यटक स्थल हमारे आज पहाड़ों पर जो लोग घूमने के लिए जा रहे हैं, मौज मस्ती के लिए जा रहे हैं, उनको भी चाहिए कि आप अपने इतनी दूर दराज में लंबा सफर करते हैं तो वैसे ही लंबा सफर करने से इस बीमारी को प्रसार मिलता है। और हिमालय और आपके पहाड़ों के इलाकों के जो डाटा फिगर आ रही हैं उसमें एक रैपिड ग्रोथ भी आई उस इलाके के अंदर कोरोना की बीमारी में फैलने में। हालांकि हमारे हरियाणा के अंदर आज कोरोना इतना नहीं है, 34 मरीज आज के दिन निकले हैं एक दिन के अंदर, परंतु फिर भी हमें मैक्सिमम एहतियात बरतने चाहिए और सरकार को भी चाहिए कि पर्यटन नहीं, बिल्कुल गोया जी, लेकिन इसमें सबकी सामूहिक जिम्मेदारी भी है। और अगर वो भीड़ जिसका आप जिक्र कर रहे हैं अगर वो समझने के लिए ही तैयार ना हो तो फिर समस्या इस बात की है कि उनको समझाया कैसे जाए। डॉक्टर साहब भी हमारे साथ जुड़े, मैं उनका भी रुख कर लेता हूं। डॉक्टर सुनील जी, इसको कैसे देखेंगे? और लोगों को, चूंकि लगातार आप लोग तो फर्स्ट वेव से ही बताते हुए चले आ रहे हैं, लगातार इसको लेकर के लोगों को अवेयर किया जा रहा है, सेकेंड वेव की जो भयानकता थी वो सब लोगों ने देखी, लेकिन जो तस्वीरें हम लोग देख पा रहे हैं ये बहुत चिंतित करने वाली हैं। एक तो थर्ड वेव को लेकर के लगातार प्रेडिक्शन है, स्वास्थ्य मंत्रालय खुद कह चुका है कि कोरोना का खतरा टला नहीं है, लेकिन उसके बावजूद भी अगर लोग समझ ना रहे हों तो इसको आप कैसे देखेंगे? और क्या हम ये मान के चलें कि यही कारण बनेगा बहुत बड़ा अगर थर्ड वेव आती है तो? चलिए, डॉक्टर सुनील की ऑडियो मुझ तक नहीं पहुंच रही है, मैं दोबारा कोशिश करूंगा डॉक्टर सुनील का रुख करने की। लेकिन इस बीच चूंकि लगातार जिक्र हो रहा है किस तरह से लोग लापरवाही बरतते हुए नजर आ रहे हैं, तो पंचकुला की भी एक रिपोर्ट सबसे पहले अपने दर्शकों को और दिखाते हैं। देखें कि पंचकुला के अंदर भी जो लोग हैं वो किस तरह से कोविड प्रोटोकॉल का पालन कर रहे हैं या फिर नहीं। इस रिपोर्ट को देखिए। कोरोना में सरकार की ओर से बेशक कुछ ढील दे दी गई है, लेकिन अगर पंचकुला के हालात की बात करें तो यहाँ लोगों को बिल्कुल भी परवाह नहीं है कि या फिर कैसे कोरोना के बीच वो अपने आप को खतरे में डाल रहे हैं। आप मेरे पीछे देख सकते हैं, ये सेक्टर 20 की मार्केट है जहाँ पर लोगों की भीड़ लगी हुई है। तकरीबन जितने लोग आए हुए हैं उनमें से ज़्यादातर ने ना तो मास्क डाला हुआ है और ना ही वो सोशल डिस्टेंसिंग का पालन कर रहे हैं। पंचकुला प्रशासन की ओर से अभी हाल ही में एक मीटिंग की गई थी जिसमें HSVP और नगर निगम के साथ मिलकर इन रेहड़ी फड़ियों को हटाने के लिए कहा गया था ताकि लोगों की भीड़ एक जगह पर जमा ना हो सके। लेकिन उसके बावजूद आप यहाँ तस्वीरों में खुलेआम देख सकते हैं कि कैसे लोगों की भीड़ जमा हो रही है जो सोशल डिस्टेंसिंग बिल्कुल नहीं कर रहे हैं और इसके साथ साथ किसी ने भी मास्क नहीं डाला हुआ है। ऐसे में खतरा ये है कि अब कोरोना की तीसरी लहर जब आएगी तो लोगों को ज़्यादा चपेट में लेगी। इसी बीच पंचकुला प्रशासन अपने दावों को और सरकार अपने नियमों को ग्राउंड लेवल पर पुख्ता करवाने में बिल्कुल ही नाकामयाब साबित हो रहे हैं। कैमरामैन कपिल नागपाल के साथ अमित शर्मा, इंडिया न्यूज़, हरियाणा। तो पंचकुला की भी रिपोर्ट आपने देख ली। डॉक्टर सुनील का ही रुख कर लेते हैं। डॉक्टर सुनील, सवाल मेरा अभी भी आपसे वही है, चूंकि ये रिपोर्ट्स हम लोग लगातार देख रहे हैं और ग्राउंड रिपोर्ट्स में हम लोग जब भी देखते हैं तो लोग बिना मास्क के या सोशल डिस्टेंसिंग को भूलते हुए दिख रहे हैं। क्या यही अलार्मिंग सिचुएशन है? क्या यहीं पर अभी हमको कंट्रोल करने की बहुत ज़रूरत है? और अगर यहाँ पर ही अभी स्थितियाँ नहीं नियंत्रित होती तो क्या मान के चलें कि यही थर्ड वेव का एक बहुत बड़ा कारण बनेगा? चलिए, डॉक्टर सुनील के साथ शायद मेरा संपर्क नहीं हो पा रहा है। सत्यव्रत जी, मैं आपके पास आ जाता हूं क्योंकि संजीव जी ने और संदीप जी ने, दोनों लोगों ने एक बात तो मोटे तौर पे ये जरूर मानी कि इस पर कोई पॉलिटिक्स नहीं होनी चाहिए, लेकिन मैनेजमेंट को लेकर के कुछ सवाल उन्होंने जरूर खड़े किए कि जो काम सरकार कर सकती है उस पर फोकस होना चाहिए। वैक्सीनेशन वाले पार्ट को लेकर के भी सवाल उठाया। सत्यव्रत जी, मैं चाहूंगा कि इसका जवाब दें।
जी बिल्कुल, ये मेरे पैनल साथियों ने ठीक और वाजिब प्रश्न है कि वैक्सीन की गति बढ़नी चाहिए, और इसके लिए जो हमारे पास सूचनाएं हैं कि जिस प्रकार से अनेक कंपनियों को इसके अंदर जोड़कर इसकी मात्रा बढ़ाई जा रही है, अवेयरनेस की भी है, जागरूकता भी, सामाजिक लोग इसके लिए जिनको वैक्सीन होना है उनके लिए भी लग रहे हैं, बाकी सामाजिक कार्यकर्ता भी लग रहे हैं। लेकिन बड़ी बात है वैक्सीन के उत्पादन की, और वैक्सीन का उत्पादन इसलिए कम पड़ रहा है कि वहाँ हमारे पास संसाधन नहीं, ऐसा नहीं है। संसाधनों के लिए जो व्यवस्थाएं पहले करनी चाहिए, किन किन के साथ किन किन का एग्रीमेंट है, किन किन को कंपनियों को इसकी परमिशन मिली है, कौन कौन कंपनियां दे रही है, उस सारे के बीच में पिछले 3-4 महीने से अच्छी प्रोग्रेस है, और आने वाले समय में इसके अच्छे रिजल्ट मिलेंगे। जब बहुत बड़ी मात्रा के अंदर हमारे पास वैक्सीन की डोज होंगी तो फिर लगाने की भी हमारे पास पर्याप्त तंत्र है, और जागरूकता के लिए सब राजनीतिक पार्टियां, सब सामाजिक कार्यकर्ता जब इस अभियान पर लगेंगे तो घर घर को चेक किया जा सकता है। मैं जिस जिले में रहता हूं, मैं आपको जानकारी दूंगा कि हमारे यहाँ 8-10 गांव ऐसे हो गए जो 100% वैक्सीन हो गए। उनमें एक भी व्यक्ति ऐसा नहीं बचा 18+ का जिसके पास वैक्सीन ना पहुंची हो, वैक्सीन ना लगी हो। तो ये जागरूकता के साथ किया गया काम है, डॉक्टरों ने भी, सामाजिक कार्यकर्ताओं ने भी, और वैक्सीन की उपलब्धता के ऊपर भी है। तो सबसे बड़ी जो चुनौती है मैनेजमेंट की, हम भी मानते हैं और बाकी सब लोग भी कहते हैं कि वैक्सीन का उत्पादन, इसके लिए सरकार ने 2-3 वैक्सीनों का भाई स्पुतनिक को भी मंगवाया है, बाकी और भी आ रहे हैं, और अपने यहाँ की भी अनेक कंपनियों को उसके अंदर उत्पादन के अंदर लगाया है। अगले महीने से हो सकता है कि कई कंपनियां इसके अंदर और काम करने लग जाएंगी, जिससे कि इसकी मात्रा पर्याप्त रूप में बाजार में उपलब्ध हो, हॉस्पिटल्स में उपलब्ध हो, और फिर हम सब लोग तो थर्ड वेव की बात है उसको बेईमानी साबित कर सके। सत्यव्रत जी, एक सवाल मेरा इसमें और है, उसके बाद मैं डॉक्टर साहब का रुख करूंगा। सत्यव्रत जी, मुझे ये बताइए, चूंकि मैनेजमेंट को लेकर के भी, चूंकि जब आप लोग अनलॉक कर रहे हैं तो चाहे हम ये कहें कि प्लान ए या प्लान बी या फिर बैकअप प्लान के तौर पर भी बहुत सारी चीजें हैं जो कि लोकल जो एडमिनिस्ट्रेशन है वो डिसाइड करता है। अगर हम लोग देख रहे हैं, या तस्वीरें ऐसा नहीं है कि ये आज आनी शुरू हुई हैं, तस्वीरें हम लोग लगातार देख रहे हैं कि जब से अनलॉक हुआ उसके बाद से ही स्थितियां ऐसी बन रही हैं कि लोग मान नहीं रहे हैं। क्या वो जो पार्ट एग्जीक्यूशन वाला है, या यहाँ पर प्लान बी या फिर बैकअप प्लान जिसकी ज़रूरत होती है कि भीड़ बढ़ रही है तो हम उस पर्टिकुलर जगह को बंद करें, या लोगों को किस तरीके से समझाना है, भीड़ को नियंत्रित कैसे करना है, मास्क के लिए अवेयर कैसे करना है, या चालान कैसे करना है, या सख्ती कैसे करनी है, क्या उस वाले एग्जीक्यूशन वाले पार्ट में आपको लग रहा है कि कोई ढिलाई नजर आ रही है? क्योंकि अगर वहां पर सही तरीके से काम हो रहा होता तो ये तस्वीरें कम से कम नहीं आनी चाहिए थी। सत्यव्रत, देखिए आयुष जी, आपने 3 स्थानों की रिपोर्टिंग की है, वो हाई लेवल के पढ़े लिखे लोग उस इलाके में रहते हैं, चाहे गुरुग्राम की बात हो, फरीदाबाद की बात हो, पंचकुला की बात, और ये मान के चलते कि जब अपने से बड़े स्तर का व्यक्ति किसी नियम का पालन करता है, वो करता एक है और 50 आदमी उसको फॉलो करते हैं। तो जो हमारे मेट्रो सिटीज हैं, हमारे राजनेता हैं, हमारे अफसर हैं, हमारे पुलिसकर्मी है, पुलिसकर्मी मैं हर चौक पर देखता हूँ, हर पुलिसकर्मी के मुंह पर मास्क होता है, सब लोग उसका प्रयोग करते हैं, लेकिन उसके बावजूद भी बड़े शहरों में ऐसा चित्र रहना, ये हम सब के लिए शर्मनाक बात है। तो जब ये जो पढ़े लिखे लोग, व्यापारी लोग, इंटेलेक्चुअल लोग जब अपने मुंह पर मास्क दिखाएंगे तो आम आदमी उनको देखकर आ जाएगा। तो अब हमारा फोकस इस बात पर भी रहना चाहिए कि कड़ाई तो होगी, लेकिन कड़ाई की बजाय स्वानुशासन यदि हो, और जब शहर के व्यक्तियों से गांव का व्यक्ति जब शहर में जाता है, दुकानदार के चेहरे के ऊपर देखेगा, पुलिस के चेहरे पर देखेगा, हॉस्पिटल में डॉक्टर के चेहरे पर देखेगा, थाने में पुलिस के चेहरे पर देखेगा, तो गांव का व्यक्ति स्वाभाविक रूप से उसको फॉलो करेगा। तो हमें इन्हीं के ऊपर फोकस करना चाहिए। मैं आपका धन्यवाद भी करूंगा कि हम बड़े शहरों के चित्र दिखाएंगे तो उनको, लोगों को भी शर्म महसूस होगी और गांव के लोगों को भी एक अवसर मिलेगा। नहीं, बहुत जरूरत है। देखिए सत्यव्रत जी, इसीलिए हम लोग इस चर्चा को लेकर के आज आए हैं कि लोग समझें, एटलीस्ट कम से कम जितना हम लोगों की जिम्मेदारी उसको तो निभाना चाहिए। डॉक्टर सुनील जी, सवाल मेरा अभी भी आपसे वही है, चूंकि कुछ तकनीकी समस्या, बार बार आपकी ऑडियो मुझ तक नहीं आ रही। थर्ड वेव को लेकर के जो प्रेडिक्शन है और ये जो तस्वीरें हैं, क्या दोनों को मैं रिलेट कर दूं, और क्या यही एक कारण मैं मान के चलूं कि बहुत बड़ा हो सकता है, क्योंकि लोग जान रहे हैं सेकंड वेव से अभी उबर रहे हैं, लेकिन उसके बावजूद भी जो कोविड प्रोटोकॉल है या कोविड एप्रोप्रिएट बिहेवियर उसका पालन नहीं कर रहे हैं? कैसे देखें इसको? हाँ जी, बिल्कुल, ये बिल्कुल बात आपकी सही है कि जो कोविड एप्रोप्रिएट बिहेवियर हम फॉलो नहीं कर रहे हैं, हम दिशा निर्देशों का बिल्कुल भी पालन नहीं कर रहे हैं अगर देखते हैं समाज में, तो बिल्कुल थर्ड वेव अगर आएगी तो इन्हीं के ही कारण आएगी।
थर्ड वेव का और कोई मुझे नहीं लगता कि ऐसे कोई कारण होंगे, लेकिन ये जो भीड़ इकट्ठी हो रही है इसी की वजह से थर्ड वेव आएगी। और हमें अगर थर्ड वेव को रोकना है तो हमारे ही हाथ में है ये। हम इस तरह का बिहेवियर ना करें, हम एक जिम्मेदार नागरिक की भूमिका निभाएं और इससे हम बिल्कुल थर्ड वेव से बच सकते हैं अगर हम ऐसा कुछ करेंगे। डॉक्टर सुनील, चूंकि अभी इस चर्चा के दौरान वैक्सीनेशन को लेकर के भी सवाल उठा और खासतौर से जब हम लोग देख रहे हैं तो दो ही हथियार समझ में आते हैं, एक तो कोविड एप्रोप्रिएट बिहेवियर, दूसरा वैक्सीनेट जितना ज्यादा से ज्यादा और जितना जल्दी होगा उतना थोड़े से चांसेस कम है कि हम लोग प्रोटेक्ट हो सकते हैं। वैक्सीनेशन को लेकर के यमुनानगर की अगर स्पेसिफिक मैं आपसे स्थिति पूछना चाहूं तो वहां पर अभी क्या कंडीशन है और वैक्सीनेशन का क्या आपको लग रहा है कि इसको और गति अभी मिलनी चाहिए? जो टारगेट था आप लोगों का उसके आसपास हैं आप लोग, या क्या मौजूदा स्थिति है? क्योंकि वैक्सीनेशन को लेकर के भी बहुत सवाल हैं लोगों के मन में। डॉक्टर सुनील, देखिए, वैक्सीनेशन का जहां तक संबंध है कि हमारे पास जितना भी वैक्सीन आता है उतना वैक्सीन लगता रहता है। वैक्सीन पर्याप्त मात्रा में आ रहा है, लेकिन स्पीड, जैसा कि आपने कहा है कि स्पीड थोड़ी कम जरूर है क्योंकि पॉपुलेशन हमारी बहुत ज्यादा है, तो उसमें हम स्पीड हमारी मतलब चली रही है, लेकिन इसको हम कंप्लीट कर देंगे। संजीव जी, चूंकि लोगों का समझना और अवेयर होना बहुत जरूरी है, लेकिन क्या आपको लगता है कि ये अभी भी वक्त है कि कुछ सख्ती होनी चाहिए? क्या इस बात से आप इत्तेफाक रखते हैं, इसके पक्ष में हैं कि कुछ सख्ती हो जानी चाहिए? क्योंकि लोग समझ अगर नहीं रहे हैं तो फिर आखिर में ऑप्शन यही है, कुछ सख्ती की आवश्यकता आपको नजर आती है? संजीव भारद्वाज जी। आयुष जी, मैं आपको बताऊं, इस वक्त पिछली मार्च से ये पोजीशन इस कोविड-19 की है। मेरे व्यक्तिगत राय ये है कि ज्यादा सख्ती करने से लोगों की रोजगार में बहुत दिक्कत आई हुई है, वैसे परेशानी बहुत हुई है। सख्ती के अलावा वैक्सीनेशन को नहीं पूरी तेजी संजीव से जी, देखिए सख्ती से मेरा तात्पर्य ये नहीं है कि मार्केट को आप बंद कर दें या क्योंकि लोगों के रोजगार के ऊपर आप कोई सवाल खड़ा करें। सख्ती से मेरा तात्पर्य सिर्फ इतना है कि मैनेज ये नहीं हो सकता है कि अगर भीड़ भाड़ लगा रहे हैं किसी दुकान के बाहर तो फिर आप वहां पर सख्ती बढ़ा सकते हैं, चालान काट सकते हैं मास्क नहीं लगाने को लेकर के। लोग थोड़ा सा इस चीज को लेकर के क्या सख्ती नहीं बरतनी चाहिए? कम से कम जहां भी दिख रहा है वहां पर होना चाहिए। आयुष जी, ऐसा है, लोग इस महामारी से इतने ज्यादा भयभीत हो गए या इतना ज्यादा उनको अपनी रोजी रोटी का संकट आ गया, या जो लोग, आप बताएं, मैं आपको थोड़ा सा इसमें ऐड ऑन करूं, जिस तरह से ईंधन के और जिस तरह से वो रेट ये हर चीज के बढ़ रहे हैं, तो लोगों को लगता है जैसे जो भीड़ भाड़ हो रही है, तकरीबन उस जगह भीड़ भाड़ हो रही है जहां लोगों को थोक में चीजें मिलती हैं, तो लोग ये चाहते हैं कि भाई मैं ओपन मार्केट से ना लूं, थोक में मेरे को 10 रुपए बच जाए। गरीब जनता का ये है, तो वो भीड़ भाड़ वहां ज्यादा हो जाती है। जहां तक आप बार बार ये क्वेश्चन कर रहे हैं, मैं मानता हूं कि सख्ती के लिए आप कहते हैं चलान, यहाँ रोटी खाने को बहुत सी जनता के पास पैसे नहीं है, चलान का बोझ ना डाल के उनको एजुकेट किया जाए, वैक्सीनेट किया जाए, उनको समझाया जाए जगह जगह। अब आप देखें जगह जगह बोर्ड्स संजीव जी, मुझे बताएं, ऐसे शख्स को क्या तरीका है समझाने का जिसके पास मास्क है, या तो उसने गले में रख रखा है या तो उसने अपनी जेब में रखा हुआ है, और वो कह रहा है कि हाँ मैं लगा लूंगा ना, अभी कोई मुझे कोरोना थोड़ी ना पकड़े लिए ले रहा है। अब बताइए ऐसे शख्स को आप क्या अवेयर करेंगे? इस तरह के जो ये शॉपकीपर्स हैं या ये हैं, बजाय उनको पैनल एक्शन, मॉनेटरी पैनल एक्शन लेने के, उनको किसी ना किसी तरह से उनकी एक दिन दुकान बंद कर दें, वो भी उसको नुकसान मॉनेटरी होगा। मतलब मेरे ख्याल से अब लोगों के पास इतनी गुंजाइश नहीं है कि वो मॉनेटरी एक्शन को झेल पाएंगे। और इस तरह की, मैं ये भी मानता हूं कि अब लॉकडाउन ज्यादा इस तरह से सख्ती से लगाना भी ठीक नहीं है। यहाँ लोगों को अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी समझना चाहिए। और जैसे मेरे भाई संदीप जी ने बताया, गोयल जी ने बताया कि मास्क भी जरूरी है और 2 गज की दूरी भी जरूरी है। ये हम लोगों को खुद भी, पूरी पब्लिक को इस चीज को फॉलो करना चाहिए। गवर्नमेंट लेवल पे वैक्सीनेशन पूरी तेजी से करके लोगों की जान माल की रक्षा करनी चाहिए, बजाय कोई पैनल एक्शन या लॉकडाउन
इस चीज का अब पौने 2 साल 1.5 साल बाद मुझे कोई हल नजर इस बात का नहीं आ रहा। अब इस तरह से हम पूरी बहुत लंबी डिस्कशन पे जाएं, पूरा ही संसार, पूरा ही विश्व इस बात से दुखी है, तो लोगों को खुद समझना चाहिए अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज को, और गवर्नमेंट को ये गरीब जनता है उसको, गरीब जनता को फटाफट ये वैक्सीनेशन मुफ्त जो लगा रहे हैं वो जल्दी जल्दी पूरी करनी चाहिए। इस चीज में हम दोनों को एक दूसरे का हाथ पकड़ के चलना पड़ेगा। गवर्नमेंट को अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज को ऑन करना पड़ेगा और लोगों को अपनी जान माल की रक्षा स्वयं करने के बारे में सोचना पड़ेगा। नहीं, मुझे बहुत अच्छा लगा संजीव जी, आज थोड़ा राजनीति से ऊपर उठ करके इस तरीके की बातें हुई, लेकिन सवाल यही है ना कि जिम्मेदारी जब सबकी है तो सभी को मिल करके करना होगा, और लोग अगर समझ ना रहे हो तो चुनौती तो है। सारे दिन राजनीति करना भी ठीक नहीं है आयुष जी, ये लोगों के जान माल की नहीं, इसीलिए मैंने कहा, और इसीलिए संजीव जी मैंने आपकी तारीफ की कि मुझे अच्छा लगा कि आज इस डिस्कशन में कम से कम कोई पॉलिटिकल डिस्कशन नहीं हुआ। संदीप जी, मुझे ये बताएं कि आप इसको कैसे और आगे बढ़ाते हुए बता सकते हैं, क्योंकि चैलेंजेस हैं तो निश्चित तौर पर कि लोग अगर समझ ना रहे हों तो कैसे उनको समझाया जाए, ये जानते हुए भी कि उनके लिए ये घातक हो सकता है, उनकी जान के ऊपर भी ये बन सकती है। क्या करना चाहिए ऐसी स्थिति में सरकार को भी, एक आम आदमी को भी, एक आम नागरिक होने के भी नाते क्या बता सकते हैं, करना क्या चाहिए ऐसी स्थिति में? देखिए आयुष जी, आज के दिन की स्थिति और हमारी अर्थव्यवस्था को देखें तो हम एक चीज तो हमें स्वीकार करनी ही पड़ेगी कि हमारे पास इतना बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है कि हम लोगों को भीड़ में आने से रोक पाए। उनके रोजमर्रा के कामकाजों के लिए उनको कंप्यूटर जनरेटेड सिस्टम पर छोड़कर घर बैठे उनके सभी काम हो जाएं। इस प्रकार की तो व्यवस्था आज हिंदुस्तान के पास एटलीस्ट कमजोर अर्थव्यवस्था के कारण नहीं हो पा रही, परंतु सरकार को मैनेजमेंट के तौर पर चाहिए कि मैक्सिमम लोगों की टेस्टिंग हो, ट्रेसिंग हो, जो इस कोविड के बाद जितने म्यूटेंट वगैरह चेंजेस होते रहे हैं उनके ऊपर एक थोरोली एक वॉच हो, एक पर्टिकुलर लोकेलिटी कंटेनमेंट एरिया के अंदर उसकी पूरी स्टडी हो, फीडबैक हो, ताकि लोगों के अंदर जो जीनोम स्ट्रक्चर है उनके लिए उनको कोई चेंज आ रहे हैं तो उसकी भी कवरेज के लिए कैसा हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर हो कि उसको इस प्रकार से मेडिकेटेड किया जाए वहाँ की पर्टिकुलर लोकेलिटी को, अगर वो भीड़ में भी जा पाए तो उसका एक प्रसार ना हो पाए। तो ये तो एक टोटली डिपेंड करेगा हमारे हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर पर। और बात आती है लोगों को, आप अगर थोड़ा बहुत सख्ती से करोगे, देखो सख्ती तो किसी भी चीज की हो, सख्ती से कोई फायदा नहीं होने वाला। आपको सिंसियरिटी के साथ उस बीमारी से लड़ने के लिए आपको तरीके खोजने होंगे। और जो हमारा जो इंफ्रास्ट्रक्चर है, क्योंकि हमने देखा सेकेंड वेव के अंदर हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर हमारा काफी कोलैप्स हो गया था। अगर हमें थर्ड वेव की हमें इन एंटिसिपेशन कुछ समय लगता है कि आने वाली है, तो हमें इस प्रकार की इंफ्रास्ट्रक्चर को, हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर जिसमें खासकर हमारी पिछली बार ऑक्सीजन की कमी हो गई थी, वेंटिलेटर वगैरह नहीं अवेलेबल हो पा रहे थे, उनको लेकर अभी से हमें पुख्ता प्रबंध करने चाहिए। अगर आप एक बड़ी विचित्र स्थिति देखिए आप आयुष जी, लगभग 20-21 दिन पहले सरकार ने बाजारों में दुकानों को खोलना स्टार्ट कर दिया था और उस समय लगभग 2000 पेशेंट डेली हरियाणा में आ रहे थे, परंतु आज भीड़ भाड़ है, फिर सब कुछ है, लेकिन पेशेंट आ रहे हैं 30। इसकी वजह क्या है? ये डाउनफॉल इसलिए है कि गवर्नमेंट की तरफ से वैक्सीनेशन भी करवाया जा रहा है, लोगों को टेस्टिंग भी हो रही है प्रॉपरली, तो भीड़ तो रहेगी, हमें ये मानकर चलना पड़ेगा। उसको मैनेज करने के लिए सरकार को और पर्टिकुलरली हेल्थ डिपार्टमेंट को ही बहुत बड़े कदम उठाने पड़ेंगे, तभी लोगों का विश्वास भी बढ़ेगा और तभी हम इस थर्ड वेव से बचने में कामयाब हो पाएंगे। सत्यव्रत जी, देखिए सवाल थोड़ा सा पॉलिटिकल है, लेकिन चूंकि लोग पूछते हैं और जब ग्राउंड रिपोर्टिंग के दौरान हम लोग पहुंचते हैं या हमारे सहयोगी जाते हैं तो जनता कभी कभी पूछ देती है सवाल इस तरीके का भी। कहते हैं कि इलेक्शंस के दौरान में जब पॉलिटिकल पार्टीज गैदरिंग करती हैं या बाद में जब वो लोग गैदरिंग्स करते हैं तो वहां पर कोरोना नहीं फैलता है क्या? और अभी तो 5 स्टेट में फिर चुनाव होने हैं, समय वही होगा जो सेकेंड वेव वाला था। इसको लेकर के आप क्या बता सकते हैं? क्योंकि लोगों के जहन में ये भी सवाल है कि क्या कोरोना सिर्फ हम ही फैलाते हैं, पॉलिटिकल पार्टीज से भी वो लोग सवाल पूछते हैं। इसको आप कैसे देखेंगे सत्यव्रत शास्त्री जी, उसका क्या जवाब है? पॉलिटिकल लोग किसी बाहर से भीड़ नहीं लाते, वो हमारे देश की जनता और उनके साथ रहने वाले लोग हैं। जब इस बात को लोग समझेंगे कि हम जो बात डिस्टेंस से कर सकते हैं, कम संख्या में कर सकते हैं, अब तो साधन आगे टीवी चैनल्स के ऊपर डिबेट की जा सकती है, अपने पास और अनेक साधन है जिसका IT का प्रयोग करके अपनी बात ज्यादा समय पर रख सकते हैं।
तो पॉलिटिकल पार्टीज को भी इस पिछले चुनाव के बाद बहुत कुछ सीखने को अवसर मिला है कि कैसे हम सोशल डिस्टेंस से लोगों तक अपनी बात कह सकते हैं और किस प्रकार से बिना बड़ी गैदरिंग के भी अपनी बात सोशल मीडिया के माध्यम से, प्रिंट मीडिया के माध्यम से, इलेक्ट्रिक मीडिया के माध्यम से रख सकते हैं। तो मुझे लगता है कि अगली बार जो चुनाव होंगे और ये पंचायत चुनाव भी है, बाकी क्योंकि ये चीजें आवश्यक है तो करनी भी पड़ेंगी। कई बार व्यक्ति सोचता है कि चुनाव टाल क्यों न दिया जाए, लेकिन चुनाव टालते समय कितने लोग इस पर तो सहमत होंगे, कितनी पार्टियां उस पर सहमत होंगी, तो वो एक विषय है कि यदि सब लोग सहमत होते हैं तो कुछ समय के लिए टाला जा सकता है। राष्ट्रीय सरकारें, राष्ट्रीय राज्य सरकारें बनाई जा सकती हैं, तो लेकिन उसके ऊपर पूरी तंत्र को ईमानदारी के साथ कुछ व्यवस्थाएं खड़ी करनी पड़ेंगी। लेकिन फिर भी आदमी तो अपने ही है, चाहे वो कांग्रेस के हों, इनेलो को हों, भाजपा के हों, बाकी किसी के हों, वो जनता में से ही आते हैं और जनता को उस समय भी सावधानी। आज जब हम मार्केट की बात करते हैं तो हमें चुनाव की रैलियों की भी बात करनी पड़ेगी कि उन रैलियों के अंदर जाने वाले लोग भी डिस्टेंस का पालन करें, सैनिटाइज का पालन करें, तो मास्क का पालन करें। तो जैसे सब डॉक्टर साहब ने, बाकी सब पैनल भी इस बात पर सहमत है कि हमें कोरोना के साथ जीने की कला आनी चाहिए। कोरोना भी रहेगा, जीवन भी रहेगा, आर्थिक चुनौतियां भी हमारे सामने हैं, परिवारों की भी चुनौतियां हमारे सामने हैं। उन सब चुनौतियों को देखकर कोरोना भागने वाला नहीं है और कोरोना को देखकर हम सब कुछ छिप कर बैठ जाए, ऐसा भी संभव नहीं है। तो बीच का रास्ता यह है कि कोरोना के लक्षणों को, कोरोना की चेतावनी को, कोरोना के व्यवहार को हमें समझकर अपने को ऐसा व्यवहार करना पड़ेगा, ऐसा सीखना पड़ेगा कि कोरोना भी रहे, हम भी रहें और समय समय के ऊपर इसके साथ जो वैक्सीन की बात है उसको भी सरकार के स्तर के ऊपर इसको गति मिल रही है, बाकी सब लोग भी इसके अंदर आ रहे हैं, तो वो आएगा। लेकिन उसके आने तक भी 6 महीना लगेगा। 6 महीने के अंदर यदि हमने इसी प्रकार से अवहेलना की तो थर्ड वेव कोई अलग नहीं है। थर्ड वेव मैं मानता हूं कि जब इस प्रकार की अवेयरनेस नहीं होगी, हम अवहेलना करेंगे तो ज्यादा लोग जुड़ने लगेंगे, वही एक दूसरे से फैल जाएगा। और यदि सोशल डिस्टेंस रहेंगे, मास्क का प्रयोग करेंगे, सैनिटाइज का प्रयोग करेंगे, तो उसके ऊपर वो उतना ही दूरी रहेगी और थर्ड वेव हमसे दूर रहती रहेगी। ठीक है संजीव जी कुछ कहना चाह रहे हैं? वो केवल हम रोक सकते हैं तो सोशल डिस्टेंस और कोविड-19 के जो नियम है उन सबका पालन करते हुए इसको रोक सकते हैं। ठीक है संजीव जी क्या कहना चाह रहे हैं? आयुष जी, मैं आपका ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है कि भाई इसमें पॉलिटिकल पार्टीज इकट्ठी होती हैं और मेरे साथी प्रवक्ता शास्त्री जी ने भी जैसे कहा है, मैं इस बात का वर्चुअली समर्थन करता हूं कि कोविड को देखते हुए, लोगों की अर्थव्यवस्था को, अपने देश की अर्थव्यवस्था को देखते हुए इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को ये निर्णय तुरंत प्रभाव से लेना चाहिए कि इस तरह की कोई रैलियां, चाहे वो सत्तारूढ़ दल हो चाहे विपक्ष हो, नहीं करे। और जो मीडिया के जितने भी अंग हैं, चाहे वो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया है, चाहे सोशल मीडिया है, चाहे प्रिंट मीडिया है, उसमें इस तरह की व्यवस्था सेट की जाए इलेक्शन कमीशन के थ्रू के अपनी बात हर पार्टी का नेता वहां से रखे। आज के दिन सिर्फ कोविड नहीं, हमारे देश के अंदर समस्या खाने की भी है, आर्थिक संकट भी हमारे ऊपर बहुत आया हुआ है। तो बेवजह इस तरह की बड़ी बड़ी रैलियां, जो इनिशिएटिव कोई भी व्यक्ति लेता है, कोई भी पार्टी लेती है, तो जैसे टीएन शेषन जी ने ये इलेक्शन कमीशन के अंदर सुधार शुरू किए थे और देखते देखते बहुत सुधार हो गए, तो इस बात की भी शुरुआत इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को करनी चाहिए कि ये पॉलिटिकल जो जितनी रैलीज हैं, जितनी वेस्टेज ऑफ मनी और ये जितनी बीमारियों को एक तरह से आमंत्रित करती हैं, ये तुरंत प्रभाव से बंद होनी चाहिए। मैं इस बात का संजीव जी, ये हो सकता है बिल्कुल, वर्चुअली रैलियां भी हो सकती हैं और फर्स्ट वेव के अंदर हम लोगों ने देखा था कि कुछ इसकी शुरुआत हुई भी थी, लेकिन वो सेकंड वेव से पहले हम लोगों ने जब देखा वो रैलियां इस तरीके की हुई और इसलिए सवाल लोगों का बड़ा जेन्युइन है और लोग पूछते हैं, इसलिए भी मैंने सवाल पूछा। डॉक्टर सुनील का मैं रुक कर लेता हूं, समय मेरे पास अब कम है। बिल्कुल डॉक्टर सुनील, अब एक डॉक्टर होने के नाते मैं फिर चाहूंगा कि थोड़ा सा दर्शकों को इस चीज को लेकर के आप अवेयर करते चलें और अभी
डेल्टा या डेल्टा प्लस वेरिएंट या अभी कप्पा को लेकर के भी कुछ जो जानकारी है सामने आई, चूंकि अभी गोया जी ने जीनोम सीक्वेंसिंग का भी यहाँ पर जिक्र किया था, तो क्या ये जो सारे वेरिएंट हैं, अगर ये जो भीड़ बढ़ रही है, चूंकि म्यूटेशन से ये जो वेरिएंट्स हैं इनका भी लेना देना है, ये आप बेहतर समझा सकते हैं, क्या लोगों को बचना चाहिए और लोगों को क्या खास ख्याल या क्या एहतियात बरतने की जरूरत है? एक डॉक्टर होने के नाते क्या अपील कर सकते हैं? डॉक्टर सुनील, आप। देखिए, मैं ये कहना चाहूंगा कि जब भी कोई वायरस एक जगह से दूसरी जगह जाएगा, इन्फेक्ट करेगा, तो उसमें वेरिएशन होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो जैसे जैसे जितनी प्रोपगेशन ज्यादा से ज्यादा होगी, उससे वेरिएंट्स आने के बहुत ज्यादा चांसेस बढ़ जाएंगे। तो इस किसी तरह के वेरिएंट्स को रोकने के लिए हमारे पास सबसे बड़ा हथियार ये है कि हम इसका जो फैलाव है उस फैलाव को कम करें। और फैलाव को कम हम कर सकते हैं कि हम भीड़ ज्यादा से ज्यादा कम करें, कहीं भी हम जरूरत के अनुसार ही कहीं आए जाए, जितनी जरूरत है उसके हिसाब से अपना व्यवहार ठीक रखें, तभी हम इसको रोक पाएंगे। नहीं तो जैसे भीड़ जितनी ज्यादा भीड़ होती चली जाएगी, वेरिएंट बढ़ते ही चले जाएंगे, कैपा नहीं पता नहीं कहां तक पहुंचते चले जाएंगे। जिम्मेवारी हमें ही निभानी पड़ेगी, सभी समाज को, सभी पब्लिक को, कि वो कम से कम इंटैक्ट रखें अपना भीड़ में जाने का व्यवहार, और इससे हम बिल्कुल इसको रोक पाएंगे। चलिए, इसी के साथ आज ये चर्चा में यही समाप्त करूंगा। आप सभी का बहुत शुक्रिया अपना समय निकालने के लिए, आज इस चर्चा का हिस्सा बनने के लिए। हालांकि समझना जरूरी है, आपको 2 गज की दूरी का भी पालन करना है, मास्क भी लगाना है, वैक्सीनेट भी अपने आप को करवाना है, और अगर बहुत ज़्यादा आवश्यकता ना हो तो फिर भीड़ भाड़ वाली जगहों पर भी ना जाएं और वहाँ जाने से बचें। तभी आप भी सुरक्षित रहेंगे, आपका परिवार भी सुरक्षित रहेगा और आपका प्रदेश और देश भी सुरक्षित रहेगा। आज इस चर्चा में मेरे साथ फिलहाल इतना ही।